नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस के एजुकेशन पीलीभीत में। मेरा नाम संतोष कुमार और आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के गणित के पिछले 2 वर्षों के पेपर से हम यहाँ 15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें 2019 का एक पेपर है जिसके 5 क्वेश्चन हैं। 2020 के 2 पेपर हैं, क्योंकि 2020 में 2 बार पेपर हुआ था गणित का। एक बार कैंसिल हो गया था पेपर कई जगह आउट हुआ था, इस वजह से उसे कैंसिल किया गया था। तो एक हुआ था 6 नवंबर को, एक हुआ था 25 नवंबर को, और दोनों पेपर जो हैं 2020 के, और टोटल मिलाकर आपके यहाँ पे पेपर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं 15। तो 2019 का सेट देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? पहला विकल्प है 10, दूसरा 1, तीसरा अनंत और चौथा जो विकल्प दा है वो है आपका 2। तो यहाँ पर देखिए, समझने वाली बात ये है कि जैसे एक संख्या रेखा होती है, जो संख्या रेखा या नंबर लाइन कह सकते हैं इसे हम। तो संख्या रेखा पर क्या होता है कि 2 नंबर जो होती हैं, जैसे 1 हो गया या 2 हो गया, 3, 4 कुछ भी हो गया, तो 1 और 2 के बीच में या 2 नंबर्स जो होते हैं उनके बीच में कई संख्याएं हो सकती हैं। कोई संभव नहीं है कि कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि क्या रखा है कि इसमें असमान मतलब क्या, असमान मतलब बराबर नहीं होगी। 3/4, 5/6, 1/2, 1/3 इस तरह की संख्याएं हैं। तो जब परमेय संख्याएं असमान होती हैं, परमेय संख्याएं असमान होती हैं, तो उनके बीच में अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। और ये मैंने आपको अभी सेकेंड सेमेस्टर के चैप्टर में आपको जो है वो पढ़ा चुका हूँ इस बारे में, जिसमें बीच की परमेय संख्या निकालना सिखाया था। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा बताया कि बीच की परमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपका वो सा वाला सही होगा, अनंत होती हैं, तो इसलिए सा विकल्प जो है इसका सही होगा, तीसरा वाला। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें है निम्नांकित कथनों में सत्य कथन छांटना, मतलब जो सही विकल्प है वो उसे देखना है। तो पहला विकल्प है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दूसरा विकल्प है एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। शून्य पूर्णांक नहीं है, और इसमें लिखा है -17 इज़ ग्रेटर देन -15। ठीक, मतलब -70 इज़ ग्रेटर देन, मतलब जो है वो बड़ा है। तो देखिए, ये पूर्णांक वाली थ्योरी समझने के लिए मैंने आपको ये पढ़ाया था, नंबर सिस्टम जो पढ़ाया था, नंबर वाला चैप्टर पढ़ाया था, संख्या वाला। तो बताया था कि ये बीच में जैसे एक लाइन हम खींच लेते हैं, वहाँ पे एक 0 पॉइंट हो गया आपका, ठीक, 0 हो गया। 0 के साइड में माइनस की संख्याएं होती हैं, इस तरफ आपकी प्लस की होती हैं। और ये जो प्लस माइनस और 0 टोटल सब मिलाकर क्या होते हैं, पूर्णांक ही कहलाते हैं। तो पहले विकल्प की देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक का मतलब मान लो कि जैसे हमारे पास +2 है, अगर ठीक है +2 है, तो वो कह रहे हैं उसका योगात्मक प्रतिलोम। अब उसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम होगा -2। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा उसका जस्ट उल्टा। योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम संख्या का केवल चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस करते हैं और माइनस का प्लस करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को पलट देते हैं, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। तो इसमें ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा, तो वो हो सकता है। ठीक है, +2 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है, वो ऋणात्मक पूर्णांक -2 से बड़ा ही होगा। लेकिन तो पहला विकल्प तो आपका सही हो गया, लेकिन अभी इन विकल्प को भी देख लेते हैं। कह रहा है ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब इनके कहने का ये हुआ कि इसमें जो -2 है वो +2 से बड़ा है, तो ये तो किसी हालत में भी नहीं हो सकता, ऐसा संभव है ही नहीं। ये शून्य एक पूर्णांक नहीं है, शून्य पूर्णांक है, ये भी गलत है विकल्प। और -17 -5 से बड़ा है, तो -17 कैसे बड़ा हो सकता है? देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, माइनस में मतलब इधर साइड जब आप चलते हैं माइनस में, तो जितना आप पीछे साइड में चलते चले जाएंगे, मतलब संख्याएं पीछे साइड से, क्योंकि माइनस में -2 -3 -4 इस तरह से चलते हैं बैक साइड में, तो जितना आप संख्या बड़ी होती चली जाती है, जितना संख्या बड़ी होगी उतना ही उसका मान कम होता चला जाता है। माइनस में ये 17 है, -17, और -18 जो होगा वो इससे 17 से भी छोटी होगी। ठीक, तो ये वाला जो विकल्प वो भी गलत है। अगला वाला थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें समझाने वाली चीज़ें से थोड़ा सा वक्त लेना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है तीसरा, 21 की अनुवर्ती संख्या है।
तो अनुवर्ती मतलब होता है कि आगे की, ठीक है, आगे की। अब इसमें एक क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती लोगों से यही हुई थी कि अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या, ये कह रहा अनुवर्ती निकालो मतलब एक आगे की निकालो फिर उसके भी आगे भी बताओ। अब यहीं पे लोगों ने गलती करी थी, केवल सिर्फ अनुवर्ती निकाल के आंसर लिख दिया था। तो अनुवर्ती 21 की अनुवर्ती, अब देखिए अनुवर्ती कोई भी संख्या हो, अगर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का क्वेश्चन आता है और आता ही है बहुत से, चाहे आपका सेकंड का हो, चाहे थर्ड का हो या फोर्थ का हो, किसी भी सेमेस्टर में इस तरह का क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। और फर्स्ट में भी आ सकता है, किसी भी सेमेस्टर में इस तरह का। तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती निकालने के लिए सबसे सरल तरीका ये है कि जो संख्या दे रखी है उसमें से अगर -1 कर देंगे तो पूर्ववर्ती निकल आएगी, ठीक है। एक हटा देंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती। एक जोड़ देंगे तो अनुवर्ती आ जाएगा। तो यहाँ पर 21 की अनुवर्ती, 21 की अनुवर्ती कितनी हो जाएगी, उसमें एक 21 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 में की उसकी भी अनुवर्ती, तो उसकी अनुवर्ती कितनी हो जाएगी 23। तो इसलिए आपका विकल्प नंबर जो चौथा वाला है 23 वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, यानी कि आधा, ठीक है। 0.5 क्या होता है, एक का आधा, ठीक। तो यदि इस मैदान का एक भुजा जो है 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप होगी। इनके कहने का मतलब ये है कि एक आयताकार कोई मैदान है, अब एक भुजा मतलब लंबाई, मान लो लंबाई है, कोई लिखा तो है नहीं कि लंबाई है चौड़ाई, तो हम लंबाई मान लेते हैं। जैसे हमारे पास हमने एक डायग्राम बनाया यहाँ पे, तो ये आयताकार मैदान है। अब इसमें लंबाई हमने मान ली 125, ठीक है, लंबाई 125 मान ली, चौड़ाई हमारे लिए निकालनी है। सबसे पहले इसमें काम क्या है कि ये मीटर में है भाई, एक मीटर में है, एक हेक्टेयर में दे रखा है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी यहाँ पे। तो एक काम करते हैं कि ये हेक्टेयर है, हेक्टेयर को भी मीटर में ही चेंज कर देते हैं। तो हेक्टेयर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले तो इसका स्केल पता होना चाहिए मीटर के संदर्भ में। तो एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, मतलब एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, बस यही अगर याद है तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर है, तो आधा हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, आधा कर देंगे 10 का, कितना हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही सेम इसे देखते हैं। अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा 5,000 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी। इंग्लिश वालों के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, हिंदी में लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 5,000। अब 100 जो लंबाई 125 है उसका मान लगा देंगे, और चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना है, बस 125 से 5,000 का भाग कर देंगे, ठीक। 125 से काटेंगे 500 को तो 4 जाएगा और 0 और बच जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक। कितना बचेगा, 40। तो ये दूसरी भुजा जो है, या कह सकते हैं चौड़ाई इसकी कितनी आ जाएगी, 40। क्लियर। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, 40 मीटर। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई और 4th सेमेस्टर में भी आ चुका है, 3rd में भी पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाए ये घन मीटर वाला। तो पांचों क्वेश्चन है, ये घन मीटर जो है बराबर है किसके, 1000 घन सेंटीमीटर के, 10 लीटर के, 100 लीटर के, या 1000 लीटर के। क्लियर। तो इसका देखिए, एक तो ये सेंटीमीटर वाला जो दे रखा है इन्होंने, तो सेंटीमीटर में तो चेंज कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से आ रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है, ये तो कहीं से नहीं हो सकता है, ठीक है। और लीटर में चेंज करने के लिए एक फार्मूला होता है कि अगर घन मीटर में वैल्यू दे रखी है तो लीटर में चेंज करने के लिए इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इस वाले फार्मूले का हम यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है लीटर बराबर मीटर क्यूब अपॉन इसका। वैसे आप इस यूनिट को याद रखें, सिर्फ इस यूनिट को, किसे, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। और इसको आप, अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, गूगल पे भी इसका आंसर यही है, एक घन मीटर या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्लियर, 1000 लीटर। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चौथा वाला, 1000 लीटर। अब देखते हैं 2020 का सेट। तो ये 6 नवंबर का जो सेट है उसमें पहला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज होगा। पहला समकोण, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा विकल्प है विषमबाहु त्रिभुज, चौथा त्रिभुज संभव
नहीं है। तो एक थ्योरी होती है त्रिभुज के संदर्भ में, या कह सकते हैं एक प्रमेय है। तो प्रमेय ये होती है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है या बड़ा होता है। कहने का सेंस ये है कि जैसे यहाँ पर 3, 5 और 8 हैं, इनमें से जैसे हम 3 और 5 को अगर जोड़ दें तो इसका टोटल जो है 8 से बड़ा होना चाहिए था, तभी क्या होगा, त्रिभुज बन सकता है। जैसे अगर हम एक त्रिभुज को फॉर्म भी करके आपको दिखाएं, बनाकर दिखाएं, तो ये मान लो नीचे 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है, और ये आपकी यहाँ से हम 5 का चाप लगा के यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ही आपका 3 का चाप आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपका जो ऊपर जाना चाहिए, मतलब इस तरह से त्रिभुज बनना चाहिए, तो भाई ये वाला शीर्ष जो है यहाँ पर, वो शीर्ष तो यहीं पे आ जा रहा है आपका लाइन पे, ठीक है, तो त्रिभुज तो कहीं से बन ही नहीं सकता, ठीक। इसीलिए अब वैसे भी अगर टोटल के हिसाब से देखें तो 3 और 5 कितना, 8 हो जाएगा। अब ये टोटल तो भाई बराबर हो रहा है, तो ये कहीं से संभव नहीं है। अगर हाँ 3 और 5 को जोड़ने पर इसका टोटल ज़्यादा होता, वो संभव है नहीं, तो ज़्यादा होता तब होता त्रिभुज। क्लियर। तो इस त्रिभुज को आप याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन कभी और भी अगर आपसे आगे पेपर में पूछे जाएं तो यह ध्यान रखें, टोटल करके देख लें दो भुजाओं का, और तीसरी भुजा से मतलब ये दो छोटी छोटी भुजाओं को टोटल करके देखें, बड़ी से अगर जो सबसे मतलब बड़ी माप की है, जैसे यहाँ पे 3 और 5 छोटी छोटी मापें हैं और 8 इनसे बड़ा है, तो सबसे बड़े तो इन दोनों को टोटल करके देखा हमने, तो ये बराबर बैठ रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। तो त्रिभुज संभव नहीं है, ना समकोण होगा, ना अधिक कोण होगा, ना विसंभव, कोई सा नहीं होगा। चौथा विकल्प इसका सही है। बहुत से लोग समकोण त्रिभुज इसका आंसर लगा के आए थे, कोई अधिक कोण लगा के आया था, वो गलत है सब, या विषमबाहु। मोस्टली लोगों को सबसे पहले सेंस गया था विषमबाहु पे, जहाँ 3, 5 और 8 देखा तुरंत तो समझ में आ गया, अरे ये तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, यही विषमबाहु त्रिभुज होगा। बहुत लोग करके आए थे, ठीक है, वो गलत है, सब कुछ गलत हुआ। टोटल करके देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है। विकल्प है 2, √2, 3.5 और 0, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बारे में हम संख्याओं के चैप्टर में हमने आपको पढ़ा चुके हैं, तो उसमें आपको हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं शून्य से छोड़कर 1, 2, 3, या कह सकते हैं जितने भी धन पूर्णांक होते हैं, ये नंबर लाइन जो होती है, इधर 0 के साइड में इधर जितने प्लस वाले जो नंबर होते हैं, +1, +2, ठीक है, तो ये जितने भी धन पूर्णांक होते हैं +1 यानी 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होते हैं आगे तक डैश अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती। तो इसमें पहला वाला विकल्प 2 जो है वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग 0 इसका आंसर बता रहे हैं, वो गलत है, 0 नहीं हो सकता, ना 3.5 होगा, ठीक है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इनमें से लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। तो विकल्प इसके हैं 22/7, पाई 0.69 और 5/√16 यानी कि 5/√16। तो देखिए परमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरमेय संख्या होनी चाहिए। तो 22/7 है, वो भी एक, देखिए परमेय और अपरमेय का डिफरेंस मैं आपको वीडियो बनाया था, उसमें बताया ही है, तो यहाँ पे भी आपको बता दे रहा हूँ कि परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के, जैसे P/Q की फॉर्म में, P/Q की सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिर्फ P/Q नहीं, P सिंपलेस्ट मतलब सरल से सरल या सूक्ष्मतम फॉर्म में। तो यहाँ पे 22/7 है जो वो भी क्या है, P/Q की फॉर्म में है। केवल पाई नहीं है, क्योंकि पाई एक ग्रीक वर्ड है, तो उसको पाई की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, सिर्फ पाई दिया है, इसीलिए पाई जो है वो क्या हो जाएगा, अपरमेय होगा या परमेय नहीं होगा। 22/7 भी परमेय है, और उसकी वैल्यू जो 3.14 होती है वो भी, ठीक है। पाई की वैल्यू जितनी है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है इस बार प्रश्न में आपका आ भी जाए पेपर में, तो इन दोनों को ध्यान रखें। पाई की ये दोनों वैल्यू जो होती हैं वो परमेय होती हैं, लेकिन पाई परमेय नहीं होता है। 0.69 इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और 5/√16 इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका विकल्प जो है वो दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, पाई परमेय नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वसम है। तो ये सर्वसम जो होती है, इसकी सबसे सरल पहचान यही होती है कि इसके LHS और RHS बराबर होते हैं। सर्वसम का ऐसा समीकरण होता है जिसका
LHS और RHS बराबर होते हैं। अभी तक आपने DLED सेकेंड सेमेस्टर का क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपके मतलब की चीज़ें वहाँ ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो LHS ऐसा समीकरण जिसके LHS और RHS यानी कि दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं लिखा भी है सर्वसंख्या के लिए। तो यहाँ पर केवल देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है वो भी नहीं आ रहा है, ये भी LHS RHS नहीं बराबर है। तीसरा वाला वो भी बराबर हो ही नहीं सकता, अगर 4x को इधर ले जाएंगे या 2x को उधर ट्रांसपोज करके तब भी ये बराबर नहीं होंगे। ये वाला भी, चौथा वाला भी नहीं है, केवल ये दूसरा वाला विकल्प जो है इसको अगर हम ओपन करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वन जो है 2 इंटू एक्स प्लस वन को ओपन करेंगे 2x प्लस 2 हो जाएगा और इधर 2x2 पहले से दिया है, तो ये दूसरा वाला विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये याद रखेंगे सर्वसंख्या के लिए LHS और RHS बराबर होते हैं। कभी कोई सॉल्व करेंगे, जैसे ये वाले सॉल्व करी हुई नहीं है और आपको पेपर में आता है तो सॉल्व करके देख लें उसको। ठीक है, तो पता लग जाएगा आपको आंसर सही से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार 3 की घात x प्लस 2 है बराबर 81 है, तो कह रहे x का मान बताओ इसमें। तो देखिए इस तरह से आधार वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें इस तरह से एक तरफ का आधार दे रखा है, जैसे 3 आधार है, तो अगले जो बराबर में जो संख्या दी होती है उसको भी हम उसी के आधार के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। जैसे 81 है तो 81 को भी 3 की घात में ही बना लेंगे, तो 3 की घात में बनाएंगे तो इसके इस तरह से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो जगह 3 3 9 3 27 3 81, यानी कि 3 की घात 4 हो जाएगा। 81 क्या हो गया, अब 3 की घात 4 हो गया। अब 81 3 की घात 4 हो गया तो यहाँ पे 81 के 3 की घात 4 लिख देंगे, तो ये जाएगा। कंपेयर कर लेंगे इनको, मतलब तुलना कर लेंगे, दोनों तरफ आधार 3 3 है, घातों की तुलना हो जाएगी, तो तुलना में x प्लस 2 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2 और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसे करके देख सकते हैं आप, करके देखिए एक बार, ट्राई कीजिए इसे। इस तरह के प्रश्न भी जो हैं आते हैं, ये घातांक वाले चैप्टर से होता है जो कि आपका 3rd सेमेस्टर में है, लेकिन यहाँ पे भी है दिया हुआ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान उसी के लिए लगेगा जिसने इस चीज़ को पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया। इसका देखते हैं 2020 का दूसरा सेट जो 25 नवंबर का पेपर है आपका, इसमें कह रहे हैं पहला ही क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा धमाकेदार है, और ये भी आपका वर्गमूल चैप्टर जो 4th सेमेस्टर में है उसमें से है वैसे, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि LCM टाइप के क्वेश्चन है। तो अब DLED में जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सेमेस्टर में कहीं ना किसी का कहीं से वो डाल ही देते हैं किधर का भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप इसे देखो, पहले 0.00001 5 जीरो हैं और 1 है, ठीक है, पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद कितनी है, टोटल 6 संख्याएं हैं। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको पॉइंट के बाद की संख्याएं देखनी होती कि संख्याएं कितनी हैं टोटल, तो यहाँ पे 6 संख्याएं हैं, तो हम इस जो लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.001। ठीक है, ये 0.001 है, जो 2 जीरो हैं और 1 है, इसकी अगर हम 2 बार आपस में मतलब इसकी खुद से आपस में अगर गुणा कर देंगे 0.001 से फिर से, ठीक है, सही से लिख नहीं पा रहा, वो थोड़ा सा पेन गड़बड़ हो रहा है इसका, तो यही है, हाथ से लिख, थोड़ा फिंगर से करते हैं तो नहीं हो पाता है इतना बढ़िया, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की बात ही अलग होती है। चलो किसी दिन वो भी होगा, फिलहाल अभी तो ऐसे ही है, फटे हाल हम खुद हैं बेरोजगार। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, अच्छा लगता है, बाकी चलो मोनेटाइज हो ही जाएगा चैनल, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो। हाँ, तो एक तो देखो तरीका इसका ये है, जैसे ये किया है इन्होंने पॉइंट नीचे 1 लेके, ठीक है, एक तो तरीका ये है हल करने का, ये थोड़ा सा लेंथी लगता है, और एक तरीका ये है ये वाला, ठीक है, जो अभी मैं जो गुणा करके आपको दिखा रहा था ये वाली, ठीक, तो वही तरीका हमने यूज़ किया यहाँ पे, इसको गुणा कर लिया, इसके मतलब कह सकते हैं इसके फैक्टर कर दिए हमने, गुणनखंड, तो इस तरह से कर लिया, और इसको वर्ग रूप में लिखना है तो 0.001 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो विकल्प आपका है वो सेकंड वाला सही होगा इसका, क्लियर, सेकंड वाला यानी दूसरा विकल्प जो है वो सही होगा। ठीक है, देखो मैच कर लो है। अब देखते हैं हम इसी क्रम में बहुत सरल सवाल,
बहुत ही सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये तो आप सॉल्यूशन देख के खुद सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसे खुद सॉल्व कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा इसे। सॉल्व करा हुआ है देखो, कुछ नहीं करना है रे इसमें, खाली बस -5 और -4 का वो हटा देना था बस, क्योंकि सामान जो है ना ये हटा जाएंगे। ये वाला जो टर्म है ये ऐसे सॉल्व हो जाएगी जैसे किया, और बस खाली विकल्प ब्रैकेट खोल देंगे और हर तो सामान है ही, लासा 4 आ जाएगा, और ये 4 के साथ माइनस था वो ऊपर 3 के साथ चला जाएगा, तो -3 और -5 कितना हो जाएगा दोनों। अब दोनों माइनस माइनस के हैं, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह भाई जुड़ते हैं, चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के, और चिन्ह उसी का लगता है जो होते हैं, ठीक। एक चीज़ याद रखेंगे, तो -8/4 हो जाएगा, -2 इसका आंसर आ जाएगा, तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा विकल्प इसका राइट आंसर है। इसका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहुत सरल ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है 90 और 80, यानी 80 और 90 के बीच में आभा संख्या है। भाई 80 के और देखो स्टार्ट करें, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, ठीक है। भाई इतनी संख्याएँ हैं ये सब। तो इसमें देखो 80 भी कट सकता है, 81 भी कट जाएगा, 82 भी चला जाएगा, 83 नहीं जाएगा किसी से भी, 84, 85 भी जा सकता है, 86 और 87 भी जाएगा। 87 किससे कट जाएगा? 87 कट जाएगा 3 से, ठीक है। 87 बहुत लोगों को लगा था, 83 87 वाला होगा ये वाला, ठीक है। तो ये भी नहीं, तो 88 भी कैंसिल हो सकता है, केवल 89 यानी 89 कैंसिल नहीं होगा, और 90 भी नहीं होगा। तो इसमें ये विकल्प आपका जो है 81 और 83 वाला है, 81, 89, 83, 87 और इसके बाद है 83 और 89 यानी कि 89, ठीक। तो ये 83 और 87 वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका, ध्यान रखें। बहुत लोगों ने यही गलती की थी, 83 87 देख के सीधे डायरेक्ट आंसर मारा था। तो मैं गलती इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे से मिस पढ़ते हैं काफ़ी लोग, और मेरे कांटेक्ट में भी काफ़ी लोग हैं, तो उनसे थोड़ी सी मिस्टेक जो हुई है वो आपको बताते जाता हूँ, कि जिससे आप आगे पेपर में मिस्टेक ना करें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लें, ठीक है। विकल्प और दूसरे से भी पूछ लेना, पूछें, कोई बताता भी है तो उसको भी ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि लोग आजकल ना बहुत हेर फेर करते हैं, आप तुम्हारा सही वाला भी गलत करा देंगे, ठीक है। तो खुद पे बिलीव रखें किसी भी पेपर में, गणित के पेपर में तो स्पेशली, ठीक है। और इसका ये चौथा वाला विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 83 और 89 दो ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होती हैं। आ गया लो अनुवर्ती का क्वेश्चन, अभी बताया था एक, इसमें तो सिर्फ अनुवर्ती ही निकाल दी है। कह रहा 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 6 और 7 दो कैसे हो जाएंगी, एक ही होगी, 2 से तो अनुवर्ती हो ही नहीं सकती, केवल एक होगी एक संख्या की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मतलब सॉरी दूसरा विकल्प है, केवल 8 और 6 और 7 और 8 3 तो हो ही नहीं सकती अनुवर्ती, पूछी ही नहीं है ना, अनुवर्ती केवल एक ही होगी, ठीक है। आगे और निकलवाए तो बात अलग है। तो अनुवर्ती जो है वो केवल एक संख्या होगी, वो भी होगी 7, ठीक है। अनुवर्ती के लिए 6 में 1 जोड़ना होगा तो कितना हो जाएगा 7, ठीक। तो हो जाएगा 6 प्लस, अनुवर्ती के लिए क्या करना है, बस 1 जोड़ना होगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो इसका चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। फोर्थ यानी कि चौथा विकल्प सही। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज़ का। निम्नलिखित में से x का मान कितना होगा, 65, 56, 54, 55, ठीक। डिग्री में है वो भी अंश में। तो इसमें लगा है आपका बहिष्कोण प्रमेय। वैसे तो इसके काफ़ी सारी थ्योरीज हैं कि यहाँ से ये वाला एंगल निकाल के फिर इसमें वैल्यू जोड़ लो कर लो, वो भी ठीक है। एक तरीका ये बहुत अच्छा होता है, ये बहिष्कोण वाला, ये मैंने बना रखा है डायग्राम साइड में। तो इसमें ये होता है देखो इस तरह से, एक आपका ट्रायंगल है, उसके बाहर ऐसे लाइन और खींच दो थोड़ी सी, तो यहाँ पे बनता है बहिष्कोण। इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट एंगल, इंग्लिश में शायद ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं, चलो हाँ। तो बहिष्कोण हिंदी में बोलते हैं फिलहाल। और इसके सामने के ये दोनों टोटल जो कोण होते हैं, मतलब इसके पड़ोसी वाला जो छोड़ के ये सामने के जो अंदर जो कोण होते हैं, इन दोनों का टोटल के बराबर इसकी वैल्यू होती है, ठीक। जैसे 107 जो है, 107 इसका वैल्यू जो है वो x वाले के और ये 51 वाले के बराबर ही होगा, ठीक है, टोटल के बराबर। तो 107 में से हम 51 यानी 51 को घटा देंगे तो आपका जो मान आएगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 56 अंश इसका आंसर होगा। बहिष्कोण प्रमेय की यही होती है। बहिष्कोण प्रमेय लिख लें, सुन लें, ठीक। किसी त्रिभुज में बहिष्कोण का मान या योग सम्मुख दो
अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। हमारी MCQs की पुराने प्रीवियस ईयर की सीरीज़ आज कंप्लीट हो गई है। आगे आने वाले पेपरों के सीरीज़ जो है लेके आएंगे जब आएंगे, और इसके बाद अब वेरी शॉर्ट टाइप के यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की क्लासेस चलेंगी, वो में भी हम बोर्ड पर ही कराएंगे वो। ठीक है, भगवान ने आशीर्वाद आपको बना रहा तो बोर्ड पे कराएंगे या इस तरह से ही करा देंगे। ठीक है, और दुआ करें कि लैपटॉप मुझे जल्दी मिल जाए और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।